हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल ऑफ एड्यूग्रॉन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी क्लास 11 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, ये है ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज से मेरा क्या मतलब है कि हम एक चैप्टर को 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। पहली 2 वीडियो में हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो एनसीईआरटी का है उसको कवर करेंगे और तीसरी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये इन तीन वीडियो से चैप्टर का दी एंड। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एड्यूग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं सेल की और मैं पूछूं आपसे कि सेल डिवाइड क्यों करती है, तो क्या जवाब रहेगा आपका? एनीवन? सेल डिवाइड क्यों करती है? सीधी सी बात है, जैसे मान लो ये सेल है तो ये डिवाइड तभी करेगी जब इसे नीड होगी। सेल डिवाइड व्हेन नीड। ओके, जैसे ये सेल डिवीजन हो गया यहाँ पे। तो ये जो सेल थी इसने डिवाइड कब किया? इसने डिवाइड किया जब इसे जरूरत लगी। जब इसे जरूरत हुई तो इसने डिवाइड कर लिया, डिवीजन कर लिया। ठीक है, अब सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सेल है और ये डिवाइड हो गई। बहुत तरह की प्रोसेसेस होती है। ठीक है, बहुत तरह की। तो आज इस चैप्टर में अपन बहुत अच्छे से बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ट्रायो सीरीज है, कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात करी सेल क्यों डिवाइड करती है, जब उसे जरूरत हो। अब एक बात बताओ, ये कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है? सेल। और इसके पास कोई नई सेल बनना शुरू हुई, तो ये नई सेल जब बनेगी ये है न्यू सेल। ओके, तो जब ये न्यू सेल बनेगी तो पुरानी सेल के कांटेक्ट में आते ही, जैसे मान लो ये न्यू सेल है और ये पुरानी सेल है, तो ये न्यू सेल जब ग्रो करेगी तो जैसे ये पुरानी सेल के कांटेक्ट में आएगी ये नई सेल ग्रो करना बंद कर देगी। ठीक है, तो ये नई सेल ग्रो करना कब बंद कर रही है? जब ये पुरानी सेल के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलेंगे बेटा? कांटेक्ट इनहिबिशन। ओके, तो व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन? क्लियर है अब आपको? कांटेक्ट इनहिबिशन इज द प्रॉपर्टी इन व्हिच अ सेल स्टॉप टू डिवाइड व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद एडजेसेंट सेल। जब ये पास वाली सेल के कांटेक्ट में या नई सेल आएगी तो ये डिवाइड करना रोक देगी, क्योंकि अब जगह ही नहीं है, उसको पता लग गया कि मैं टच में आ गया तो ग्रो ही नहीं कर सकती। और अगर गलती से किसी केस में वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई, तो मान लो पास वाली सेल के टच करने पर भी वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई, तो वहां पर इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे हम कहेंगे ट्यूमर। क्या कहेंगे? ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब होता है कैंसरस। तो ध्यान रखना, अगर सेल डिवाइड करना कंटिन्यू करे, सेल में एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए। कैसा डिवीजन बेटा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए, बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहेंगे ट्यूमर। ट्यूमर मतलब कैंसर। क्लियर है अभी तक आपको सारा? तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल शो करती है, क्योंकि ट्यूमर सेल तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करती, क्योंकि वो तो बहुत ग्रो करती है, लमसम ग्रो करती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा ग्रो कर लेती है, इसलिए वजह से वहां ट्यूमर बन जाता है। कहते हैं ना ट्यूमर बन गया, तो वो क्या है? सेल का गुच्छा। चलो, तो सेल साइकिल की बात करते हैं फाइलिंग के ऊपर। ठीक है, ये बात तो सब क्लियर हो गई होगी आपको। सेल साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट। जैसे जैसे ये एक सेल से सेल बनानी है दूसरी, तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होंगे ना, यहाँ बीच में रास्ते में जितने भी काम होंगे उन्हें हम कहेंगे सेल साइकिल। तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इट इज द सीक्वेंस। क्या है ये? सीक्वेंस है। ओके, ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट, बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम। क्या डुप्लीकेट करती है सेल? अपना जीनोम डुप्लीकेट करती है। ओके, synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell। फाइनली क्या होता है? जैसे ये एक सेल है तो इस पर 2 डॉटर सेल बन जाए, ये हो गया डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इंटरफेज आएगा, प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा। ठीक है, 2 तरह से डिवीजन होता है, माइटोसिस, मेयोसिस, अब वो सब आने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस की कंडीशन दे रखी है। कौन सी कंडीशन दे रखी है? इंटरफेस की। ओके, तो इंटरफेस क्या होता है? रेस्टिंग स्टेट होता है। कैसा स्टेट होता है बेटा? रेस्टिंग फेज होता है।
इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। कौन सा फेज? रेस्टिंग फेज। देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना रखा है मैंने इंटरफेस का, ठीक है। तो ये इंटरफेस का डायग्राम एनसीईआरटी में भी है आपके, ये वाला, ये यहाँ पे दो बन रहे हैं, ये डायग्राम आपका, ये दोनों एनसीईआरटी में भी हैं और इंटरफेस नाम से आपको बता रखे, ठीक है। तो एक बात याद रखना, नीट में पूछा जाता है कि रेस्टिंग फेज कौन सी फेज होती है, तो आपको याद रखना है, 5 स्टार क्वेश्चन है, कौन सी फेज होती है बेटा? रेस्टिंग फेज, इंटरफेज, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन उठा लेंगे और आपको बोलेंगे कौन सी फेज की लाइन है। तो रेस्टिंग फेज हम किसे कहेंगे? इंटरफेज। चलो अच्छी बात है सर, रेस्टिंग फेज हम कहेंगे इंटरफेज को, ठीक है। अगला चलते हैं आगे। देखो इंटरफेस क्या है? फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, उसे हम कहेंगे इंटरफेस। सो व्हाट इज इंटरफेस? फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज आर नोन एज इंटरफेस and interface is also known as resting phase. Now, more than 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये भी पूछा जाता है, ये भी 5 स्टार पॉइंट है। देखो मैंने यहाँ पे सारे ही पॉइंट 5 स्टार वाले लिखे हैं। आपको पूछेगा कि मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कहाँ पे होता है, तो देखो 100 में से 95% तो इंटरफेज ही है सेल साइकिल में, समझ में आती है। इसलिए इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। तो इंटरफेज में 95% ड्यूरेशन है सेल साइकिल, क्लियर है आपको। और यहाँ पे देखो प्रिपरेशन फॉर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए लिखा हुआ है प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। तो ये स्लाइड क्लियर है आपको, क्या क्या देखा अपन ने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा सेल डिवाइड क्यों करती है, फिर अपन ने बोला कि जब उसे जरूरत होती है तो वो डिवाइड कर लेती है। उसके बाद अपन ने देखा सेल जो है एक नॉर्मल रेंज में ग्रो करती है, उसके बाद अगर वो कांटेक्ट में आ जाए तो वो रुक जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कांटेक्ट। कांटेक्ट में आने से क्या हो गया? ग्रोथ रुक गई, तो कांटेक्ट इनहिबिशन, ये नॉर्मल सेल शो करती है। पर मान लो अगर सेल फिर भी ग्रो हो रही है कांटेक्ट में आने के बाद भी, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्मेशन, कैंसरस, ओके। तो कैंसरस सेल के पास कोई भी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि वो एबनॉर्मल ग्रोथ करते हैं, क्लियर है। चलो उसके बाद हमने देखा सेल साइकिल क्या है, जो भी सीक्वेंस आते हैं सेल को डिवाइड करने में, जीनोम को डिवाइड करने में और टोटल सेल बनाने में, उन सारे सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं? सेल साइकिल। अब इवेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, हम सबसे पहले देख रहे हैं इंटरफेस। इंटरफेस में हमने देखा ये रेस्टिंग फेज है, 95% से भी ज्यादा सेल साइकिल इसी में है, इंटरफेस में। फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज और प्रिपरेशन फॉर डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये पहली स्लाइड तो क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूछा है, बताया है साइटोकाइनेसिस। क्या बताया है? साइटोकाइनेसिस, ओके। तो देखिए साइटोकाइनेसिस मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म, ओके। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, ओके। तो कैसे होता है? फरो मेथड होती है एनिमल में और प्लांट में होती है सेल प्लेट मेथड। तो ये आपको पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है कि एनिमल में साइटोप्लाज्म डिवीजन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, ओके। और प्लांट में साइटोप्लाज्म डिवीजन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है। तो ध्यान रखना एनिमल में होती है फरो मेथड। कौन सी मेथड? फरो मेथड, ओके। और प्लांट में होती है सेंट्रीफ्यूगल, मतलब प्लांट में होती है सेल प्लेट मेथड। कौन सी मेथड बेटा? सेल प्लेट मेथड। ये सब बात क्लियर है आपको? एनिमल में होगी फरो मेथड और प्लांट में होगी सेल प्लेट मेथड, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, चलो बात करें एनिमल साइटोकाइनेसिस की। तो एनिमल में साइटोप्लाज्म कैसे होगा? appearance of furrow in plasma membrane which teams and join in the center dividing cytoplasm into two.
यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, किस तरह से होगा वो बता रखा है, ये आपको पढ़ लेना है, 2 लाइन, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट में देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर सेल प्लेट। सेल प्लेट के दौरान ही न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, which represent the middle lamella between the wall of two adjacent cells। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल लेमिला है बिटवीन वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। क्लियर है? चलो, अब अपन ने देखा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का यहाँ पे मतलब डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने देखा फरो मेथड इन एनिमल। तो फरो मेथड में हमने क्या देखा, एनिमल सेल में फरो मेथड होती है, सेल प्लेट मेथड जो है प्लांट सेल में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन स्टेज। क्वेश्चन स्टेज को हम जी नॉट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी नॉट, या फिर आप इसको बोल सकते हो जी नॉट फेज। ठीक ही बात है, कुछ भी बोलो। जो हमारी हर्ट सेल है वो परमानेंटली इसी स्टेज में रहती है। हर्ट सेल आर परमानेंटली इन जी नॉट स्टेज। कौन सी सेल? हमारी जो हर्ट सेल है। ओके, हर्ट सेल। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन स्टेट जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होती है पर प्रोलिफरेटिव नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा है इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। ओके, तो क्वेश्चन स्टेज इज मेटाबॉलिक एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। हर्ट सेल आर परमानेंट इन जी नॉट फेज। ओके, हर्ट सेल जो है परमानेंट कौन से फेज में होती है? जी नॉट फेज में होती है। और हर्ट सेल जो है कैन डिवाइड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले ही बोला कि सेल कब डिवाइड करेगी, जब उसे डिपेंडेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जरूरी होगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये डिवाइड कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि इनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेज में हमने देखा कि इसको हम जीनोट स्टेज, जीनोट फेज भी कहते हैं। हमारी जो हर्ट की सेल है वो परमानेंट जीनोट स्टेज में रहती है। ये स्टेज जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है पर नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कैन डिवाइड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। चलो, इस स्लाइड में कोई दिक्कत? देख लो इसको अच्छे से, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चले आगे, देख लो कोई दिक्कत है तो। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी1 फेज की। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा, अभी क्या देखा, लास्ट अपन ने देखा साइटोकाइनेसिस, उसके बाद अपन ने देखा क्वेश्चन स्टेज, जी नोट, उससे पहले अपन ने देखा इंटरफेस। तो सबसे पहले इंटरफेस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर क्वेश्चन स्टेज मतलब जी नोट स्टेज। अब देखेंगे जी1। जी नोट के बाद अब क्या आया? जी नोट के बाद अब आया जी1। ओके, तो जी1 फेज के बारे में आप क्या जानते हैं? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये जीवन फेज जो है इंटरवल है माइटोसिस का और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपको बोला है। ठीक है, तो जीवन फेज इज इंटरनल बिटवीन या इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसे हम कहेंगे जीवन फेज। तो यहाँ पे क्या होगा? इनिशिएशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, यहाँ की जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यू ग्रो करती है। तो हमने क्या पढ़ा जीवन के बारे में? जीवन के बारे में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सबसे पहला पॉइंट तो ये पढ़ा हमने। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, एमए का मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव और कंटिन्यूसली ग्रो, सीजी का मतलब हो गया कंटिन्यूसली ग्रो। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीवन में जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जीवन फेज है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल जो है डुप्लीकेट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जीनोट के बाद अब आए थे अपन जीवन पे। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे G2 फेज की। इस फेज की G2 फेज की तरफ बढ़ते हैं। G2 फेज। ओके,
तो G2 फेज में आप देखो प्रोटीन फॉर्म फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के लिए अगर प्रोटीन बनता है तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी स्टेज में, तो याद रखना G2, क्योंकि ऑप्शन में आएगा G0, G1। आपको याद रखना है G2 फेज। क्या याद रखना है? G2 फेज। तो G2 फेज में प्रोटीन फॉर्म होता है माइटोसिस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सेल ग्रोथ कंटिन्यू है, सेल ग्रोथ चल ही रही है। तो G2 फेज में प्रोटीन फॉर्म होता है फॉर माइटोसिस, और यहाँ पे सेल ग्रोथ जो है कंटिन्यू, ठीक है। ये G2 फेज के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है। क्लियर है आपको ये? कहाँ है G2 फेज आपका? ये रहा। वेट, ओके, चलो G2 फेज भी हो गया हमारा, ठीक है। नाउ G2 के बाद आता है M फेज। एम फेज और काफी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि इस फेज से आपको कई क्वेश्चन कितनी भी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछते रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो बात करें एम फेज की। ओके, एम फेज के बारे में बात कर लेते हैं अपन। एम फेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल फेज व्हेन सेल डिवीजन अकर। एक्चुअल फेज व्हेन सेल डिवीजन अकर, पहला पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल फेज व्हेन सेल डिवीजन अकर, ओके। दूसरा पॉइंट देखो, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। तो अगर आपको कोई पूछे कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सा है, तो आपको याद रखना है ड्रामेटिक की स्पेलिंग में एम आता है, ड्रामेटिक, ओके। तो ये एम आ रहा है, आपको याद रखना है एम फेज। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज आप क्या बोलोगे? एम फेज को बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो एक्चुअल फेज व्हेन सेल डिवीजन अकर, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, रीऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, और लास्ट में लिखा है स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस। और ये लाइन को आप 5 स्टार कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी हद तक इसे कितनी भी बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस। तो कौन है, कौन से फेज में होता है? तो आपको याद रखना है कौन से फेज में होता है। ये होता है आपके एम फेज में। तो एम फेज में क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रही है ये जो एम फेज है ये स्टार्ट हो रही है कैरियोकाइनेसिस। अब बात करें कैरियोकाइनेसिस क्या, साइटोकाइनेसिस क्या। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन। का फ्यूजन न्यूक्लियस का, जैसे मान लो एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हम किसे कहेंगे? साइटोकाइनेसिस हम कहेंगे साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को। जैसे साइटोप्लाज्म है, अब इसका फ्यूजन ये दूसरे साइटोप्लाज्म से हो गया, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्लियर है आपको? देख लो इसको एक बार, देख लो इस स्लाइड को, फिर आगे चलेंगे अपन। G1 फेज, G2 फेज, M फेज, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, देख सकते हो आप, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, और जिसको टेलीग्राम वगैरह देखना है तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो, चेक कर लो इसको, ठीक है। तो एम फेज की बात करी, एक्चुअल फेज व्हेन सेल डिवीजन अकर, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, स्टार्ट विद कैरियोकाइनेसिस एंड विद साइटोकाइनेसिस, दैट इज एम फेज, ओके। देख लो आप एक बार, ये साइटोकाइनेसिस, ये सेल डिवीजन करना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत है अभी तक? आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आप चाहो तो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। जैसा भी आपको करना है, आपको वेबसाइट की लिंक भी दे दी जाएगी, आपको सब तरह का जो है फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आप ही के लिए हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो हम डबल बनाएंगे, फिर भी नहीं आता तो हम ट्रिपल बताएंगे। मेरा काम है बताने का, और जब तक बताने का जब तक आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि टीचर का काम होता है सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना, और अभी मेरा काम भी यही है कि चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग, सबको साथ लेके आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि 90 नंबर से 100 नंबर लाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, डिफिकल्ट बात है 40 नंबर से 80 नंबर लाना, क्योंकि वो 40 वाले को 80 वाले पे पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो क्लास तो अपनी सेल साइकिल की है, तो सेल साइकिल की बात कर लेते हैं, सही है। क्लियर है अभी तक सब? कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे चलेंगे एस फेज।
देखो मेरा नाम है शुभम गुप्ता, शॉर्ट में बोलते हैं एस जी सर। तो एस आ गया, एस फेज आ गया, अपना फेज आ गया, मेरा नाम वाला फेज आ गया। चलो, बचपन में करते थे, मेरा नाम से आया है मेरा नाम। तो एस फेज की बात करेंगे, कौन से फेज की बात करेंगे बेटा? एस फेज की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एस फेज में आपको क्या याद रखना है, एस फेज जो होता है उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पर होता है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेट, जैसे मान लो आपको बोलेंगे कि आपके पास इतने डीएनए हैं, जैसे मान लो 26 डीएनए, ठीक है। और आपकी जो सेल है ये 26 डीएनए वाली, ये निकली है अभी अभी एस फेज से। क्या बोलेंगे? एस फेज से ये निकली है। तो बताइए इसमें डीएनए का नंबर कितना होगा। तो ऐसे सवाल आपके पास आते हैं कि आपको बोलेंगे एस फेज से कोई भी एक सेल निकली है, ठीक है। जैसे ये सेल है, ये क्या है? सेल है जिसके पास 26 डीएनए है और ये अभी अभी एस फेज से निकली है। तो आपको पूछेंगे कि यहाँ पर कितने डीएनए बनेंगे अब एस फेज से निकलने के बाद। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब एक से दो बनता है। तो यहाँ पे कितने थे? 26। तो 26 का डबल कितना हो गया? 52। तो आपका आंसर जाएगा 52 डीएनए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो ध्यान रखना हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हाइलाइटर ओपन करते हैं वापस अपन। वेट अ सेकेंड, ये बात क्लियर हो गई आपको कि एस फेज से निकलने के बाद डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है? क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलो, सेंट्रियोल का भी यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना यहाँ पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? तो आपको बोलना है एस फेज में। एस फेज में जो है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों हो जाता है। कौन सी फेज? एस फेज। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों ही चीजें हो जाती है। चलो आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है? आपको याद रखना है एस फेज। तो देखो एस फेज कितना काम का है, मेरे नाम का नाम है एस फेज, शुभम वाला, ठीक है। तो एस फेज में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का। क्या हो रहा है बेटा? डीएनए का रेप्लिकेशन। दूसरी बात यहाँ पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ओके, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। बात करें हिस्टोन प्रोटीन के सिंथेसिस की, तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो लिखिए इस पेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी आपको देखने को मिलता है। इसका सिंथेसिस? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। तो इस फेज में आपको क्या क्या देखने को मिला? डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहेंगे और डीएनए डबल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से पूछा जाता है, ध्यान से देखना। ओके, देखो जैसे बोलेगा आपको ये सेल है जिसके पास 23 तो डीएनए है, ओके, और 16 क्रोमोसोम। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा एक कोई सी भी सेल है जिसके पास 23 डीएनए है, 16 क्रोमोसोम। फिर आपको बोलेगा कि ये जो सेल है ये निकली है अभी अभी एस फेज। कहाँ से जा रही है? ये एस फेज से होती हुई आगे बढ़ी, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि जब ये एस फेज से निकली तो बताओ इसमें अब डीएनए का नंबर और क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा। तो देखो जो डीएनए का नंबर था वो पहले था 23 और 23 का डबल होता है 46, क्योंकि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो 46 तो डीएनए हो गए, ठीक है। और क्रोमोसोम कितने होंगे? तो देखो मैंने लास्ट लाइन बताई है आपको कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर जो है रिमेन सेम, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्रोमोसोम नंबर एज इट इज 16 क्रोमोसोम। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एस फेज के बारे में पूछेंगे तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको पूछेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, आपको बोलना है एस फेज।
सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, आपको बोलना है एस फेज। स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, आपको बोलना है एस फेज। एस फेज एस फेज एस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन हो, चाहे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, चाहे स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, और चाहे क्रोमोसोम नंबर सेम रखने हैं, हमें पता है किसमें होंगे, एस फेज। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये दोनों तरह के क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। समझ रहे हो, एक तो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि एस फेज में क्रोमोसोम नंबर सेम और सिर्फ डीएनए ही डबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे माइटोसिस की। किसकी बात करेंगे, माइटोसिस की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चलेगा, प्रोफेज वगैरह चलेगा, तो जैसे नींद आ रही है वो मुंह धो के आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। समझ लो, चलो माइटोसिस। तो माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी में होता है, देखो ध्यान रखना, पूरी बॉडी में माइटोसिस और रिप्रोडक्टिव एरिया में मियोसिस। हमारा जो गोनाडल एरिया है, रिप्रोडक्टिव एरिया, वहां पर मियोसिस होता है, बाकी पूरी बॉडी में माइटोसिस दिखेगा। क्लियर है, तो चलो देखते हैं माइटोसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस में कौन कौन सी प्रोसेसेस या कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस की अगर बात करूं तो यहाँ पर होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बोलो मेरे साथ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, तो बात करेंगे प्रोफेज की। किसकी बात करेंगे, प्रोफेज की बात करेंगे। चलो, तो प्रोफेज के आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, एक तो दे रखा है अर्ली प्रोफेज का और एक दे रखा है आपको लेट प्रोफेज का। ये दोनों डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो दे रखा है आपको लेट प्रोफेज का, एक दे रखा है आपको अर्ली प्रोफेज, ध्यान रखना। ओके, एक तो है अर्ली और एक है लेट। क्लियर है आपको, ये तो लेट वाला है। ठीक है, लेट वाले में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ टूटा टूटा दिख रहा है, और अर्ली में कि हाँ अभी टूटने वाला है, अभी टूटा नहीं। क्लियर है, तो एक हो गया अर्ली, एक हो गया लेट प्रोफेज। चलो, तो प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोफेज में देखने को। तो क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन। नाउ व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल, चलो बात करते हैं। किसी को कोई आइडिया आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल। नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं बताता हूँ। चलो, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मैं नीचे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है धागे की तरह, थ्रेड लाइक। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटीन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्रोमेटीन। और ये क्रोमेटीन जो है कंडेंस होता है। अब अगर एक बात बताओ, ये धागा जो है क्रोमेटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब ये कंडेंस होगा तो क्या बनाता है, कोई आइडिया। जब क्रोमेटीन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होके क्या बनाता है बेटा, कोई आइडिया हो तो बताओ। ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्लियर है आपको ये बात, क्रोमोसोम बनाता है। तो हमने देखा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप। सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखा है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। जो यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिखा हुआ है सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। और ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है और ये भी 5 स्टार पॉइंट है। यहाँ पे इनफैक्ट जो भी मैंने लिखा है सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ठीक है, तो प्रोग्रेस में अपन ने देखा था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन मटेरियल, और क्रोमेटीन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो है यहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया, अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, और क्रोमेटिड और क्रोमोसोम यहाँ पे विजिबल है, बहुत क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम आर विजिबल। देखो, बहुत क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम आर विजिबल।
जैसे मान लो ये जो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे जो क्रोमेटिड बने, तो यहाँ पे ये कह रहा है क्रोमेटिड जो है यहाँ पर विजिबल है। क्लियर है आपको? तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, क्रोमेटिन मटेरियल धागे जैसे जो स्ट्रक्चर थी उसको कंडेंस करके बनाया क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम को जब मैंने देखा तो मैं देख रहा हूँ कि उसमें क्रोमेटिड जो है विजिबल है, ठीक है। और फिर मैं देख रहा हूँ प्रोफेज की कंडीशन में जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, सेंट्रियोल एक तो अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, जैसे ये सेंट्रियोल था तो एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे अपोजिट पोल की तरफ जा रहा है। साथ में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्रोमोसोम बना, और जब मैं क्रोमोसोम को देख रहा हूँ तो वहां पे क्रोमेटिड जो है विजिबल है। कैसे है? विजिबल। अब फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे आप, इंटरनेट इनिशिएशन 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 इन द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इनिशिएशन इन द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 5 स्टार नहीं 10 स्टार पॉइंट है, कि जब प्रोफेज खत्म होने वाली होती है और जस्ट अगली स्टेज मेटाफेज आने वाली होती है, जब प्रोफेज खत्म होने वाली होती है और जस्ट स्टेज अगली मेटाफेज आने वाली होती है, तो उस दौरान ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब गायब हो जाते हैं। जब प्रोफेज खत्म होने वाली होती है और मेटाफेज आने वाली होती है, तो उस दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर होना स्टार्ट। तो देखो फोर्थ पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एट द एंड जीसी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं प्रोफेज से रिलेटेड, और इनके बाहर बहुत कम पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, सारे यही देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट भी याद रखना, एट द एंड ERGC, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपियर। कैसे हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्लियर है? प्रोफेज बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, बहुत आसान तरीके से, और अपन ने रिवीजन भी कर लिया, और अपन ने ये भी देख लिया कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलो, प्रोफेज के बाद अगली स्टेप है मेटाफेज। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोफेज के बाद अगली स्टेज जो है वो है मेटाफेज। अब क्या पढ़ने वाले अपन? मेटाफेज पढ़ना। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, पढ़ लो इन पॉइंट्स को, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई और पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यार पॉइंट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर वही बात होती ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो यहाँ पे सब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यार आपको इतना अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करता हूँ। कितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगाओगे आप, नीट, यूजी, ICAR, RPVT, BHU, एम्स, जिपमर, जो पुराने एग्जाम होते थे, दिल्ली PMT, MP PMT, CGPMT, RPMT, उससे BHU वगैरह जितने भी एग्जाम होते थे, एसोसिएशन रीजन के, एम्स के, जितने भी होते थे, सब क्वेश्चन के कंक्लूजन यहाँ मिल जाएंगे, इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। सेल साइकिल के लिए ये लेक्चर आपका बेस्ट होने वाला है, चाहे आप थ्योरी लिखो, चाहे आप नीट का पेपर दो, चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दो, मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आपको। और अगर कहीं कंटेंट कम लगता है ना, तो क्यों? क्योंकि मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी मतलब सीधा वो की वही लाइन आपको पूछी जाएगी एग्जाम, समझ रहे हो? चलो, तो प्रोफेस क्लियर है, आगे चलें, मेटाफेस पे चलें। वेलकम टू मेटाफेस। ओके, तो मेटाफेस अपना वेलकम कर रहा है, चलो अच्छी बात है, वेलकम कर रहा है सर। अब मैंने आपको लास्ट जो प्रोफेस पढ़ा था वहां पे एक बात बताई, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जो स्पिंडल फाइबर है वो अपोजिट साइड में मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो देखो ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे ये जो है सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर नहीं, ये है क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर तो गया अपोजिट पोल, ये है क्रोमोसोम, वो मैं गलत बता दिया, ये है क्रोमोसोम। ओके, चलो, तो क्रोमोसोम जो है बीच में आ गए, सेंटर में आ गए। देखो यहाँ पे लिखा है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड। क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अपन ने देखा था स्टार्ट कहाँ पे हुआ था,
प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, मेटाफेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, स्टार्ट कहाँ पे हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, प्रोफेज में, और खत्म कहाँ हुआ है, मेटाफेज में। अब अगर मेटाफेज में खत्म हो गया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, तो मतलब क्रोमोसोम बन गया, क्योंकि कंडेंसेशन किसे कहते हैं, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम के बनने को कहते हैं। क्लियर है, चलो पहला पॉइंट हमें क्लियर है। दूसरा देखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी। अब आप बोल रहे हो कि सर क्रोमोसोम बन गया तो इजीली स्टडी कर ही सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो ना भाई, बड़ी से आसान है मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम स्टडी। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए आप, स्पिंडल फाइबर अटैच विद काइनेटोकोर। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच, ठीक है, और क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे आ चुके हैं, बिल्कुल क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर। हमने देखा ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पे है, मिड में है, या फिर आप बोल लो इक्वेटर में। तो इसको रिवाइज करते हैं मेटाफेज को। तो बात करें मेटाफेज की, ओके। तो मेटाफेज से रिलेटेड अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर जो है क्रोमेटिन की कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंप्लीट, ओके, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन कंप्लीट हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अपन ने देखा, मॉर्फोलॉजी अपन पढ़ सकते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बनाएगा, फिर अपन इसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से अटैच, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर से अटैच है, ये काइनेटोकोर, ओके। उसके बाद हमने बोला कि क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे है। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम में, जो सेकंड डायग्राम दे रखा है, धीरे धीरे फर्स्ट में जो है आगे पीछे थे, पर धीरे धीरे सेकंड में लेट मेटाफेज से भाई, तो ये जो है इक्वेटर पे आ गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम लाइज एट इक्वेटर एट मेटाफेज। क्लियर है, एक बार देख लो, कोई लाइन दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है, आगे चलें। मेटाफेज के बाद अब आता है एनाफेज। क्या आता है बेटा, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, चलो देखते हैं एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अभी अपन ने देखा था मेटाफेज में इस तरह से अरेंज थे, तरह से अरेंज थे, एक ही प्लेन में अरेंज थे। देखो मैं दिखा के लाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो है एक ही प्लेन में अरेंज है, चार। तो ये मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, ये सारे एक ही में अरेंज, जैसे मान लो चारों एक ही में, तो एक ही लाइन में आ रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे हुआ अब सेंट्रोमियर स्प्लिट, जैसे मान लो ये और ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अभी सेंट्रोमियर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमियर क्या हुआ, टूटा, और जैसे ही सेंट्रोमियर टूटा, ये जो है ये दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट मतलब सिस्टर क्रोमेटिड जो है सेपरेट हो गए इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज में, एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटेगा और सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, सेंट्रोमियर टूटेगा और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमियर जैसे ही टूटा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, और जैसे ही सेपरेट होंगे, अब ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये अपोजिट पोल पे आ चुके हैं। ये एनाफेज का डायग्राम है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे पहचानो कौन सा फेज। तो आपको डायग्राम ध्यान रखना है, कौन से डायग्राम में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सी फेज में हो रहा है, सब याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड एक अपोजिट पोल पे मूव कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड फाइनल अपन चलते हैं टीलोफेज पे, और फिर आज का लेक्चर अपन दी एंड करते हैं माइटोसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मियोसिस देखेंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2, काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, ठीक है। और अभी अपन स्टार्ट करेंगे टीलोफेज। देखो, तो देखो बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज में आपको क्या याद रखना है, अब ये जो टीलोफेज है इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, टीलोफेज के लिए, टीलोफेज के लिए
टीलोफेज को आपको बोलना है रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज आने वाला है वापस, क्या आने वाला है? प्रोफेज आने वाला है। तो आपको क्या बोलना है? रिवर्स प्रोफेज आप इस स्टेज को बोल सकते हो। और प्रोफेज में क्या क्या था वही सब ज्यादातर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो टीलोफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा है? ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब वापस आ रहे हैं। और जबकि मैंने आपको बोला था प्रोफेज में, देखो मैं लेके चलता हूँ प्रोफेज में। प्रोफेज में मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब गायब हो रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कि यहाँ पर सब रीफॉर्म हो रहे हैं, रीअपेयर हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और आपको कैसे पता लगेगा टीलोफेज का डायग्राम? तो देखिए, आप यहाँ से कट करके देखिए, ये अलग अपना बन चुका है, ये अलग अपना बन चुका है। ठीक है, तो दो सेल बन चुकी है। तो टीलोफेज आपको समझ में आ गई। अब टीलोफेज आखिरी स्टेज है माइटोसिस की, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्या बोल रहे हैं अपन? फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस कौन है? टीलोफेज। क्लियर है? तो फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस होगी टीलोफेज हमारा। चलो आगे देखते हैं, क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल। जी, क्रोमोसोम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पूरी सेल का फॉर्मेशन होने वाला है अब तो क्रोमोसोम क्या ही करेंगे, सब अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं। ओके, चलो, तो पहला अपन ने देखा ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रिफॉर्म हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अपन ने देखा टीलोफेज को अपन रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, उसे हम कहेंगे टीलोफेज, क्योंकि ये फाइनल स्टेज ही है माइटोसिस का। नाउ नेक्स्ट, क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल। बिल्कुल, क्रोमोसोम जो है अपने रेस्पेक्टिव पोल पे जाके पहुंच चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस हो रहा है और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रहा है। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पूछी भी जाती है कि कौन से फेज में क्रोमोसोम जो है अपने आप को डीकंडेंस कर रहा है और अपने आप की इंडिविजुअलिटी जो है लूज कर रहा है। तो क्रोमोसोम डीकंडेंस भी हो रहा है और लूज देयर इंडिविजुअलिटी, वो फेज है टीलोफेज। कौन सा फेज है बेटा? टीलोफेज। टी टू, हाइलाइटर से लिख दिया मैंने, चलता है। ओके, तो ध्यान रखना, which phase? Telophase, in which chromosome decondense and lose their individuality. क्लियर है आपको? ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलो, टीलोफेज हमें क्लियर हो गया, क्रोमोसोम डिकंडेंस हमें क्लियर हो गया, क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव होल हो गया, फाइनल स्टेज हो गई टीलोफेज। टीलोफेज को हम रिवर्स प्रोफेज भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ई आर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब वापस आ रही है, रीफॉर्म हो रही है। या फिर आप कह सकते हो रिफॉर्म की जगह कौन सा वर्ड यूज करोगे? रिफॉर्म की जगह, रिफॉर्म की जगह आप यूज करोगे रीअपियर। तो अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है? ठीक है, एक बार और मैं दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा सिग्निफिकेंस मियोसिस का। नेक्स्ट लेक्चर किसका रहेगा? मियोसिस का। इससे पहले अपन सिग्निफिकेंस भी देखेंगे माइटोसिस के, और अगले लेक्चर में अपन देखेंगे मियोसिस, मियोसिस पार्ट 1, मियोसिस पार्ट 2। तो सिग्निफिकेंस देखने से पहले माइटोसिस के एक बार मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। अपन ने ये देखा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिर अपन ने बात करी कि सेल ग्रो क्यों करती है, जब नीड होती है। एक लिमिटेड ग्रो करती है तो अच्छी बात है, ज्यादा ग्रो करेगी तो कैंसर। सेल जो है जीनोम डिवाइड करती है अपना, ठीक है, और सेल की जो स्टेप्स है डिवीजन करने की उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। फिर अपन ने देखा था रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में अपन ने क्या देखा था? वेट, मेरा मार्कर ढूंढता हूँ। इंटरफेज में अपन ने देखा था रेस्टिंग फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। इस तरह से ये दो डायग्राम थे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अपन ने देखा था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में अपन ने देखा था फरो मेथड तो एनिमल में और सेल प्लेट मेथड प्लांट में। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, एनिमल में, प्लांट में। फिर देखिए क्वेश्चन स्टेट, जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव, हर्ट सेल जो है परमानेंट रहती है जी नोट में, और ये डिवाइड होती है जब इसको रिक्वायरमेंट होती है, कैन डिवाइड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी डिवाइड होती है पर कब होती है? जब इसे रिक्वायरमेंट होती है। चलो आगे चलते हैं। फिर अपन ने देखा जीवन फेज।
ये इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूअसली ग्रो, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनल डुप्लीकेट। तो आपको पूछे जाएगा 5 स्टार पॉइंट है कि ज्यादातर ऑर्गेनल कहाँ पे डुप्लीकेट होता है, G1 फेज में। नाउ नेक्स्ट G2 फेज, प्रोटीन फॉर्म माइटोसिस, सेल ग्रोथ कंटिन्यू। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा माइटोसिस के लिए, G2 में, और सेल ग्रोथ कहाँ पे कंटिन्यू होगी, G2 में होगी। अब देखते हैं M फेज। देखिए M फेज में क्या है, एक्चुअल फेज व्हेन डिवीजन अकर, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ओके। Reorganization of virtually all component of cell, start with karyokinesis and with cytokinesis। ये जो है karyokinesis से शुरू होगी, karyokinesis से, और cytokinesis पे खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियस के फ्यूजन से स्टार्ट होगी, साइटोप्लाज्म के फ्यूजन पे खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं एस फेज। एस फेज काफी इंपॉर्टेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेंट्रोल का रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, क्रोमोसोम नंबर सेम, कंटेंट डीएनए का डबल। प्रोफेज देखा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड अपोजिट, क्रोमेटिड आर विजिबल, और असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और ईआरजीसी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। नाउ नेक्स्ट हमने देखा मेटाफेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, ओके, कंडेंसेशन कंप्लीट, मॉर्फोलॉजी स्टडी, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर सेटेज, और क्रोमोसोम इक्वेटर पे आने वाले हैं यहाँ पे, अब देखो तो डायग्राम भी आपको साथ साथ याद करते हुए। नाउ नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज में मैंने बोला कि सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला लास्ट टीलोफेज, ईआर गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब वापस आएंगे, माइटोसिस की फाइनल स्टेज, क्रोमोसोम अपने पोल पे जाएंगे और क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे और इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, तो टीलोफेज को अपन कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। नाउ फाइनल आपका आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो भी अपन ने अभी पढ़ा माइटोसिस वगैरह, जो डिवीजन अपन ने अभी पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है सेल के अंदर, तो माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, चलो देखते हैं। माइटोसिस क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, एडिशन कर रहा है सेल का, सेल डिवाइड हो रही है तो नंबर बढ़ रहा है। चलो मेंटेनेंस ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो, बिल्कुल मैंने आपको बताया था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कोई सवाल ही बात है। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन कर रहा है माइटोसिस होने पे, ठीक है। रीजनरेशन भी हो रही है सेल की, मान लो कोई सेल डैमेज हो गई तो नई सेल बन रही है। फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस ही होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, माइटोसिस। रिपेयरिंग एंड वाउंड हीलिंग, मान लो मेरे को कट लग गया, सेल डैमेज हो गई यहाँ की, सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, कट फिल हो जाएगा, तो वाउंड हीलिंग में वुंड हीलिंग बोलते हैं, ठीक है, रिपेयर वगैरह के काम आता है। तो ये था लेक्चर नंबर 1 क्रायो सीरीज का सबसे पहला लेक्चर सेल डिवीजन का। आगे के लेक्चर आएगा मियोसिस का और उसके बाद आएंगे इम्पोर्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज अपन ने जो भी पढ़ा, ये उसकी स्लाइड है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है, आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने लेक्चर एंड तक देखा और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे और चैप्टर देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधा आप मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।